हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, मतलब विमीय विश्लेषणों के अनुप्रयोग। क्या है? विमीय विश्लेषणों के अनुप्रयोग। हमारी जो 11वीं की बुक है उसमें 2 अनुप्रयोग है, दोनों की आज हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो पहला जो विश्लेषण है, जो पहला अनुप्रयोग है, वो है हमारी सूत्र की सत्यता की जांच। कि कोई भी भौतिक समीकरण है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, उसको हम कैसे जांच कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। समीकरण में एक भाग तो होता है दायां, एक होता है बायां, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। दोनों समीकरणों में देखना पड़ेगा हमको कि ये विमीय रूप से समान है या फिर असमान है। अगर विमीय रूप से इक्वल पाए जाएंगे तो ये हमारे सूत्र की सत्यता, मतलब सूत्र सही होगा। ये है हमारा पहला अनुप्रयोग। इसमें क्या है, किसी भी भौतिक समीकरण के दाईं ओर की राशियां और की बीमा व बाईं ओर की राशियों की बीमा के बराबर होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन दोनों इक्वल होने चाहिए। दोस्तों, एक एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं। जैसे मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है। मेरी हाइट कितनी है? 6 फीट 1 इंच। मेरे दोस्त की हाइट में 3 मीटर लिख रहा हूं। कितनी? 3 मीटर। तो दोस्तों, मैंने तो लिखा है 6 फीट 1 इंच, मतलब इसमें लिखा है इंच में, और दोस्त की 3 मीटर में। क्या इन दोनों को जोड़ सकता हूं मैं? नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मात्रक है वो अलग अलग है। जैसे एक एग्जांपल और लेके चलता हूं मैं। जैसे 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर। ठीक है। अब क्या इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता? क्योंकि यहां सेंटीमीटर है और यहां मीटर है। दोनों राशियां अलग अलग है। दोनों राशियां अलग अलग है। या तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं मान लो चेंज कर लू, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 200 सेंटीमीटर। तो क्या अब जोड़ सकते हैं हम? हाँ, अब जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों राशियां क्या हो गई? समान हो गई। दोनों में क्या हो गया? सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया? 400 सेंटीमीटर। देखना दोस्तों, हमारी जो ये भौतिक समीकरण में अभी हमने पढ़ा, दाईं ओर की राशियां की बीमा और बाईं ओर की राशियों की बीमा बराबर होती है। तो इसकी बीमा, सेंटीमीटर की बीमा, सेंटीमीटर की इधर भी बीमा और सेंटीमीटर की इधर की बीमा, मतलब इधर की जो बीमा है वो इधर की बीमा के बराबर होनी चाहिए। ये हमारी जो सत्य सूत्र की सत्यता की जांच करती है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लो मैं P प्लस Q से बनाता हूं समीकरण R। क्या बन रहा है हमारा समीकरण? R। P और Q को जोड़ने पर R बन रहा है। अब सूत्र की सत्यता जांच करनी है तो इसकी बीमा, P की बीमा बराबर होनी चाहिए Q के, और दोनों की बीमा बराबर होनी चाहिए है R के। तो ही हमारा समीकरण सत्य होगा या फिर सही होगा। P की बीमा, Q की बीमा, R की बीमा के बराबर होना चाहिए। अब हम एक टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल है सूत्र B बराबर U प्लस AT। इसकी सत्यता की जांच करनी है हमको। क्या है? B बराबर U प्लस AT। एक बार मैं बता देता हूं आपको B क्या है। B तो होता है दोस्तों हमारा अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। और U जो होता है वो होता है हमारा प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और A है वो है त्वरण, और T हमारे क्या है? समय। T क्या है? समय। ठीक है दोस्तों, अब
सिर्फ ये ध्यान रखना है तुमको, तो चाहे अंतिम हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, सिर्फ वेग को ध्यान रखना है कि हमारे पास सिर्फ वेग है, वेग की बीमा ध्यान रखनी है। तो पिछले क्लास में हमने वेग की, त्वरण की, कार्य की, ऊर्जा की सारी बीमा निकलवाई थी। अगर आपको पिछली वीडियो देखोगे तो ये बहुत इजी लगेगी। ठीक है, तो वेग की बीमा आप एक बार और बता देता हूं, वेग की बीमा कैसे निकाल सकते हो। वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय को हम कैसे लिखेंगे? v बराबर, अगर दूरी बटा समय है तो दूरी को किससे मापते हैं हम? l से, और समय को t से। यहां द्रव्यमान उपस्थित है नहीं है तो द्रव्यमान क्या आएगा? 0। ठीक है, l कितना है? 1, और t कितना है? 1, ऊपर जाएगा तो -1 में। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आई। इसकी बीमा क्या है? अब इसको यहां अप्लाई करते हैं हम। कितनी है बीमा? बी की बीमा कितनी है? m0 l1 t-1। ठीक है दोस्तों, यहां फिर ये u भी क्या है हमारे पास? वेग ही है। अभी मैंने बताया आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है ये दोनों क्या है? वेग है। अभी ये ध्यान नहीं रखना अंतिम है या फिर प्रारंभिक है। तो इसकी भी बीमा क्या आ जाएगी? m0 l1 t-1। ठीक है दोस्तों, अब है हमारे पास क्या है? त्वरण। त्वरण की बीमा भी मैंने पिछले वीडियो में निकलवाई थी। ठीक है, अब त्वरण की बीमा का, त्वरण का सूत्र क्या होता है? चाल बटा समय। क्या होता है? चाल बटा समय या फिर वेग बटा समय। मतलब जो वेग है वो तो इसकी बीमा तो ये है ही, हमको सिर्फ समय का और निकालना है तो नीचे टी और रख देना, बस हमारी इसकी बीमा निकल जाएगी। ऊपर जाता ही किस में हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास m0 l1 t-2। ठीक है, ये किसकी है? त्वरण की। ये किसकी है? ए की। तो यहां अप्लाई कर दो फिर। ए की हमारे पास क्या आई? m0 l1 और t-2। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और बच रही है हमारे पास, क्या है? समय। समय की बीमा सबको पता है क्या होती है? t। यहां ना तो द्रव्यमान है ना ही लंबाई है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? सिर्फ t। अब दोस्तों यहां क्या है? t1 और इधर क्या है? t-2। अब दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस है और प्लस है, तो ये दोनों में से एक चीज घट जाएगी तो कितना आ जाएगा? यहाँ m0 l1 और t-1। ठीक है, अब दोस्तों देखना वेग की बीमा कितनी आई? m0 l1 t-1। यहां u की बीमा कितनी आई? m0 l1 t-1। और at की बीमा कितनी आई? m0 l1 t-1। दोस्तों ये देखो, हमारे पहले जो फर्स्ट अनुप्रयोग है उसका सत्य, सूत्र की सत्यता की जांच हो गई। मतलब ये सूत्र विमीय रूप से सत्य है। क्या है? विमीय रूप से सत्य है। हमने अभी तो बताया P प्लस Q बराबर R, मतलब इसकी बीमा इसके बराबर होनी चाहिए। यही है, इसकी बीमा इसके बराबर है, इसके भी बराबर है, दोनों के क्या है? बराबर है। ये चीजें समझ में आ गई। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। ये है हमारे पास गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, ये है, अभी इसका हमको पता नहीं है ये क्या है। ठीक है, अब यहां मैं बता दूं, S तो क्या है हमारे पास? S है विस्थापन। S क्या है? विस्थापन। S क्या है हमारे पास? विस्थापन। U अभी मैंने बताया हुआ प्रारंभिक वेग। T क्या है? समय। A क्या है? त्वरण। और T फिर क्या है? समय। ये है बेटा स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, ये 2 नीचे आ गया, यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब देखना S क्या है? विस्थापन। विस्थापन की बीमा क्या होती है? विस्थापन का मतलब दूरी। दूरी की बीमा क्या होती है? सिर्फ L। यहां पर ना तो समय है और ना ही द्रव्यमान, तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं हम? S की जगह m0 l1 t0। ठीक है, और U की जगह क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया था वेग की क्या होती है? वेग की बीमा जहां द्रव्यमान तो सर उपस्थिति नहीं होता, केवल लंबाई और समय उपस्थित होते हैं। सही है बेटा। T की क्या है फिर?
टी की होती है सर समय t1। अब दोस्तों देखो यहाँ t प्लस में है और इधर t माइनस में है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m0 l और t0 l1, ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ ऐसे लिख सकते हैं सर। ए की क्या है त्वरण की, अभी बताई थी मैंने, त्वरण की भी क्या है m0 द्रव्यमान उपस्थिति नहीं है, l1 t माइनस 2, ठीक है। इसके साइड में क्या है टी स्क्वायर, तो टी कितना है, टी कितना है 2। अब देखो यहाँ भी टी 2 है प्लस का और यहाँ माइनस का 2 है, तो ये एक दूसरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो कितनी आएगी इसकी बीमा m0 l1 और t0। देखो दोस्तों क्या ये विमीय रूप से सत्य है, क्या ये विमीय रूप से सत्य है, पता कर सकते हो? हाँ हम पता कर सकते हैं सर, अभी आपने बताया ये इसको अगर P मान लो, इसकी बीमा m0 l1 t0 है, तो इसकी भी बीमा m0 l1 t0 है और इसकी भी क्या है m0 l1 t0, ठीक है। यहां से ये तीनों क्या चीज है सेम है, तो ये विमीय रूप से ये फॉर्मूला क्या है सत्य है, ठीक है। अब ऐसे ही में इसका निकालते हैं हम, यहां भी क्या है ये s विस्थापन, तो विस्थापन की बीमा क्या हो जाएगी m0 l1 और t0, ठीक है। ये क्या है प्रारंभिक वेग, इसकी क्या हो जाएगी n0 l1 और t-1। फिर क्या है समय, तो समय से इसको क्या कर देंगे गुणा t1, इसके लिए क्या आ जाएगा m0 l1 और t0। फिर क्या है हमारे पास त्वरण, ये क्या है एक आंकिक मान है, इसकी भौतिक समीकरण में अगर विमीय रूप से निकालेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता, आंकिक मान का कोई मतलब नहीं होता है। फिर क्या है हमारे पास a और t स्क्वायर, तो a का अभी बताया था मैंने क्या होता है m0 l1 t-2 और लास्ट में क्या है t स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है माइनस में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m0 l1 और t0। दोस्तों देखो ये हमारे पास क्या है विस्थापन की क्या है बीमा m0 l1 और t0, यहां भी यही विमीय सूत्र निकाला है हमने और यहां भी यही निकला है, क्या तीनों में समान है? हाँ सर तीनों में समान है, तो ये भी हमारा जो समीकरण है विमीय रूप से सत्य है। अब दोस्तों देखो ये तो है हमारा सेम है तीनों तरीके से। अब दोस्तों देखना ये होता है हमारा गति का सेकंड नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है सेकंड नियम है गति का। तो एक चीज देखना दोस्तों, यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह भौतिक रूप से भी सत्य हो। मतलब अगर यहाँ ये बीमा इसमें और इसमें सत्य है सेम है, पर यह आवश्यक नहीं है कि ये समीकरण भी सही है। ये समीकरण देखो दोस्तों गलत है, ये क्या है s बराबर ut हाफ नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है at स्क्वायर। इस समीकरण का क्या गति का समीकरण दूसरा समीकरण बोल सकते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहां से यदि कोई समीकरण भौतिक रूप से या फिर विमीय रूप से सत्य है तो वह भौतिक रूप से सत्य हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अगर बीमा सेम है तो ये भौतिक रूप से सत्य भी हो सकता है और असत्य भी, ये गलत है, ठीक है, ये सही है। अगर
बीमा ही गलत है, मान लो यहाँ बीमा कुछ आ रही है 1 और यहाँ है M0 L1 T0, तो फिर क्या होगा, ये विमीय रूप से गलत है। अगर ये विमीय रूप से गलत है तो भौतिक समीकरण भी गलत होगा। अगर यहाँ अगर 1 आ जाए तो ये विमीय रूप से क्या है, गलत है, तो भौतिक रूप से भी क्या होगा, गलत है। दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये विमीय रूप से सत्य है तो भौतिक रूप से सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और अगर विमीय रूप से गलत है तो ये भौतिक रूप से 100% गलत होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ये हमारे गति का तीसरा समीकरण है, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हम अभी मैंने बताया था, b क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभ, ये है त्वरण और ये है विस्थापन। ठीक है दोस्तों, ये है अंतिम वेग और ये है प्रारंभिक वेग। वेग कोई सा भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वेग होना चाहिए। तो अंतिम वेग की बीमा होती है, M0 L1 T-1, और फिर वेग है तो वेग की बीमा क्या है, M0 L1 T-1, क्या है, T-1। फिर क्या है, त्वरण है सर, त्वरण की बीमा हमको पता है क्या है, M0 L1 T-2। फिर क्या है, विस्थापन है, विस्थापन की बीमा पता है हमको क्या होती है, L1। अब दोस्तों देखना, ये जो है किस में है, स्क्वायर में, ये किस में है, स्क्वायर में, और ये भी किस में है, स्क्वायर में। तो क्या हम 2 से इनको स्क्वायर करेंगे या फिर गुणा करेंगे, हाँ 2 को फिर क्या रखेंगे, स्क्वायर में, फिर क्या आ जाएगा, m कितनी घात है, 0, अगर 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, जो 0 से टकराएगा वो 0 बन जाएगा। ठीक है, l को अगर 2 से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, -1 को गुणा करेंगे तो -2। ठीक है, यहां भी ऐसे कैसे ही आ जाएगा, M0 L2 T-2, और इधर क्या आएगा फिर, M0 एक L तो ये रहा, एक L ये रहा, और दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या आएगा, L2 T-2। देखो दोस्तों, सूत्र की हमारी सत्यता की जांच हो गई, कैसे, इसकी बीमा और इसकी बीमा तीनों क्या है, बराबर है। फर्स्ट में हमने यही पढ़ा था, P प्लस Q बराबर R के, मतलब इसकी बीमा के बराबर होनी चाहिए। 3 एग्जाम्पल हमने हमारे टॉपिक से लिए थे, बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल है तो आप ले सकते हो। फिर हमारा दूसरा अनुप्रयोग है, क्या है, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने का मतलब है, मान लो कोई भी भौतिक राशि, एक भौतिक राशि, उस पर कौन कौन सी भौतिक राशि निर्भर कर रही है, या फिर वो जो भौतिक राशि है वो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर होनी चाहिए, तो ही यही हमारा दूसरा अनुप्रयोग लागू होगा, वरना अनुप्रयोग लागू नहीं होगा। क्या है, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कोई एक भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, इसका पता होना हमको जरूरी है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं हम, बल, द्रव्यमान एवं त्वरण, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी, बल द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है। ये क्या है, बल द्रव्यमान एवं त्वरण पर निर्भर करता है। तीनों भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करें। क्या करना है, तीनों भौतिक राशियों में हमको संबंध स्थापित करना है। ये क्वेश्चन आ गया, मान लो बल किस किस पर निर्भर है, द्रव्यमान F लिख लेते हैं, बल को, द्रव्यमान को हम M लिख लेते हैं और त्वरण को A लिख लेते हैं। बल किस पर निर्भर है, द्रव्यमान पर और त्वरण पर। अब सर ये पता नहीं है हमको कि बल द्रव्यमान की कितनी घातों पर, त्वरण की कितनी घातों पर निर्भर कर रहा है, तो मैं इनको मान लेता हूं, इसकी घात x और इसकी घात y है। ठीक है, तो बल समानुपाती हटाएंगे तो स्थिरांक आता है, क्या मान लेता हूं, k, तो m की घात x और a की घात y। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। फिर इसकी बीमा, बल की बीमा हम निकाल सकते हैं। बल की बीमा क्या है, M1 L1 और T-2, क्या है, M1 L1 T-2।
अब देखो दोस्तों, ये तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की घात कितनी है, x, ठीक है। तो यहाँ द्रव्यमान तो उपस्थित है, 1 है, l क्या उपस्थित है, नहीं, t क्या उपस्थित है, नहीं, और कितनी घातें हैं, x, ठीक है। ऐसे ही हम त्वरण की निकाल सकते हैं, m उपस्थित है, नहीं सर, त्वरण में द्रव्यमान उपस्थित नहीं होता है। l उपस्थित है, हाँ। t कितना है समय, -2, इसकी बीमा सबको पता होनी चाहिए। घात कितनी है, y, घातें कितनी है, y। फिर दोस्तों बात करते हैं हम, इसको इसके बराबर रखते हैं, ठीक है, इसको इसके बराबर रखते हैं, m1 l1 t-2, ये किसकी है, बल की, और किसके बराबर है, m बन के, और l0 किसके बराबर है, m बन के, l0 और t-2 के, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसकी, a की। a क्या है, एक मिनट, हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की। द्रव्यमान में सिर्फ एक l है, l0 है, t0 है, और घात कितनी है, x। ऐसे ही यहाँ l0 m1 t-2, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्या करना है, घातों को आपस में गुणा करना है, और क्या आता है देखते हैं, m1 l1 t-2, m की घात कितनी आएगी, x से गुणा करेंगे तो x, l से करेंगे तो 0, t से करेंगे तो फिर 0, ठीक है। ऐसे ही y से करते हैं तो m की 0, l की y, और t की -2y। दोस्तों अभी मैंने पढ़ाया था, ये वाला पक्ष ये वाले पक्ष के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम, इसकी घात, m की घात इसकी घात के बराबर होती है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। यहाँ l0 पर यहाँ तो l है, कितना है, y, तो यहाँ y का मान कितना है, l1, y का मान कितना है, 1। फिर -2y किसके बराबर है, 2 के, -2y किसके बराबर है, -2 के। इस 2 से ये 2 घट जाएगा, माइनस से माइनस, तो y का मान कितना आया, तो y का मान पता चल गया हमको दोनों तरीके से, 1 आया, x का मान कितना आया, 1 आया। यहां समीकरण 1 में हम रख देते हैं x और y का मान, समीकरण 1 में x व y का मान रखने पर रख दो दोस्तों, f बराबर m कितना है, x का मान कितना है, 1, और a का 1। तो हमारे सूत्र की सत्यता की जांच हो गई। ये इसकी जांच हो गई कि बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, एक एक घात पर निर्भर करता है। अब पता चल गया हमको, ठीक है। एक सूत्र और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। यदि स्थिरांक 1 है तो विमीय विश्लेषण द्वारा तीनों भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करो। अब ऊर्जा को मैं लिखता हूं, ई से किस किस पर निर्भर है, द्रव्यमान पर और वेग पर, ठीक है। समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो क्या आएगा, के, एम और सी। अब सर हमको ये पता नहीं है कि ऊर्जा द्रव्यमान की कितनी घातों पर निर्भर कर रही है, ऊर्जा प्रकाश के वेग की कितनी घातों पर निर्भर कर रही है। तो x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं, ठीक है। अब ऊर्जा का विमीय सूत्र हमको पता है, कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वही किसका होता है, ऊर्जा का। तो m1 l2 t-2, ये किसकी है, कार्य की विमीय, और यही किसकी होती है, ऊर्जा की। यहां से द्रव्यमान की विमीय हम निकाल सकते हैं, कितनी है, 1, l कितनी है, 0, और यहाँ टाइम कितना है, 0, और घात कितनी है, x। ऐसे ही दोस्तों प्रकाश का वेग, वेग की विमीय हम निकाल सकते हैं। वेग में द्रव्यमान उपस्थित नहीं होता है, l उपस्थित होता है, t भी उपस्थित होता है, और घात कितनी है, y। अब ये दोनों पक्षों को बराबर करेंगे हम, तो
m1 L2 T-2 बराबर है किसके, इसको गुणा करो m x के l, इससे गुणा करते हैं तो 0, इससे भी गुणा करते हैं तो 0। अब m को y से गुणा करो तो m की घात 0 ही आएगी, 1 से गुणा करो तो y आएगी और -1 से गुणा करते हो तो -y। अब यहां से दोस्तों देखना x का मान कितना आया हमारे पास, यहां से देखो x का मान कितना आया 1, x का मान कितना आया 1, y का मान कितना आया, देखो यहां से देखो y का मान कितना आया 2, यहां से भी आप चेक कर लो y का मान कितना आएगा -y बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आएगा 1 2, कितना आया 2। अब x का मान पता चल गया और y का मान पता चल गया तो इस मान को हमारे समीकरण 1 में रख दो, क्या आ जाएगा फिर E बराबर mc², mc की घात कितनी है y का मान कितना है 2। ये दोस्तों फेमस समीकरण है किसका, आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण। ठीक है, तो हमको अब पता चल गया ऊर्जा द्रव्यमान और प्रकाश के वेग पर निर्भर करती है, ऊर्जा द्रव्यमान और प्रकाश के वेग पर निर्भर करती है। दोस्तों आज की क्लास में हम दोनों अब अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं और हमारे सिलेबस में ये 2 ही अनुप्रयोग है। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।